Assalamu alaikum, my dear students and my dear brothers and dear sisters. So, जैसे कि आपको मालूम है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स किया था। सेकंड में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज में से हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी शुरू की है। इसमें से सेकंड लेक्चर में हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है, और थर्ड लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस की जो पेरियोडिसिटी है वो हमने डिस्कस किया है। और ये तीनों लेक्चर आपको इसी ही चैनल यानी हमारी केमिस्ट्री पर मिल सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि लेक्चर 01 और ये जो टॉपिक्स है यानी इंट्रोडक्शन टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेक्चर 02 एटॉमिक रेडियस एंड लेक्चर 03 पेरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। और आज जो हमारा है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी है और इसको हम आई एंड ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और पी एंड ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी हम इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? मैं पहले से ये सारे सब कुछ लिख चुका हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं जब राइटिंग करता हूँ तो राइटिंग के वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, यूज़ हो जाता है। और मैं अब कोशिश करूँगा कि पहले से हम बोर्ड बनाया करें ताकि ये टाइम हमारे लिए बच जाए और वीडियो की लेंथ भी कम आ जाए और मटेरियल भी ज़्यादा आपके सामने पेश हो। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब हमारे पास लेट्स सपोज कि कोई एटम है, ये एक एटम है जो कि सिंगल भी है यानी आइसोलेटेड है, सिंगल या आइसोलेटेड। और जब भी हमारे पास कोई भी एटम हो, चाहे वो लिक्विड का हो, गैस का हो या सॉलिड का हो, वो आइसोलेटेड होता है, सिंगल होता है, तो वो गैसियस स्टेट में होता है। सो हमारे पास एक सिंगल एंड आइसोलेटेड और गैसियस एटम है। इसके अटरमोस्ट शेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका अटरमोस्ट शेल है, और इसका अटरमोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ इसके न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा सा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी जब हम इससे इलेक्ट्रॉन को जुदा करने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस हमें क्या देगा, मुज़ाहमत देगा। यानी जिस तरह हम किसी से किसी बंदे को जुदा करने की कोशिश करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि हम किसी के बंदे को या किसी की बंदी को उससे जुदा करने की कोशिश करें, कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एटम से ज्यादा उसके न्यूक्लियस से हम इसके इलेक्ट्रॉन को जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका इसके ऊपर अट्रैक्शन है, तो ये काफी ज्यादा हमें मुज़ाहमत देगा। यानी हम कुछ एनर्जी वेस्ट करेंगे यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने तक, यानी इन्फिनिटी तक ले जाने तक। कहाँ तक? किसी एटम के अटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाकर उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे। और याद रखें कि एक एटम के लिए इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है कितनी, 2 सेंटीमीटर। यानी एटम से 2 सेंटीमीटर तक आप इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एटम से इन्फिनिटी तक ले गए। मैं जरा मोबाइल को देखता हूँ, कैमरा को। मैं जो वीडियो करता हूँ मोबाइल से करता हूँ। आई थिंक मुझे कॉल आ रही है, तो मैं कॉल को हटा दो जरा, बस ठीक हो गया। आप जरा देख लें, तो जो एनर्जी हम लगाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस अटरमोस्ट शेल से हटाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सो अब हम इसकी डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम मकदार एनर्जी की, विच इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर होती है, टू रिमूव, के हटाए, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम द अटरमोस्ट शेल, सबसे बैरूनी वाली शेल को, किसके बैरूनी वाले शेल को, किसकी बैरूनी वाले शेल से, ऑफ एन एटम, ऑफ एन, यहाँ पर आप ये टर्म ऐड करें, ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल एंड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कि जब हम किसी आइसोलेटेड सिंगल और गैसियस एटम की अटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, यहाँ जो एनर्जी हमसे इस्तेमाल हो गई उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज सम एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब जरा देख ले, जो डेल्टा एच होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, जिसको हम एंथैल्पी
कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आपको पता है कि हमारे पास जब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक का, और जिसके लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन जो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द गेनिंग ऑफ एनर्जी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है, एक एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी है एटम्स का। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, क्योंकि इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक बात ये याद रखें। दूसरी बात ये कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी आप इसके लिए एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किलो जूल पर मोल। जो किलो जूल पर मोल होती है ये काफी ज्यादा फेमस है। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? तो जब हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इस वक्त जब हम वो जो एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और फिर जब उसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। और फिर जब उसी ही एटम से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। सो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड एंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड फॉर एन एटम, एक ही एटम के लिए इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करते हैं। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जरा देख लो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन। सो ये एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी इस्तेमाल हो गई उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब हम इसी ही एटम से यानी इसी आयन से इसके ऊपर अब क्या आ चुका होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब इस कैटायन से, सिंगल चार्ज कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। यानी इसके ऊपर अब 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब इसी ही डबली चार्ज्ड कैटायन से, डबली पॉजिटिवली चार्ज कैटायन से जब हम एक तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। और आप जरा देख ले, इसके ऊपर हमारे पास +3 का चार्ज आया है। अब जरा देख ले, यहाँ से आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि इस एटम से इस एटम का साइज छोटा होगा और फिर इस एटम से इस एटम का साइज छोटा होगा। अगर मैंने मॉडल में अच्छी तरह दिखाया नहीं है तो आप शो करें कि इस एटम से इसका साइज छोटा होना चाहिए और फिर इससे इसका साइज छोटा होना चाहिए और फिर इससे इसका साइज छोटा होना चाहिए। मैं आपको एटॉमिक रेडियस में समझा चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि इसकी जो ट्रेंड होती है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से ग्रेटर कौन सी होती है? सो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होती है इट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड व्हिच इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर जरा देख ले, यहाँ पर हमारे एटम न्यूट्रल है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो हम इनसे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे दी। लेकिन अब इस एटम को अगर हम देख ले तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अब ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है। अब इनसे जब हम क्या करेंगे, ये वाला 5वां इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी हटाते हैं तो हमारे पास 6 प्रोटॉन बचते हैं, वही वो तो हमने नहीं हटाए और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कर यानी खींचने की ताकत लगा रहा है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा हो चुका है। तो अब अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो चुका है। तो अब जब हम एनर्जी देंगे व्हिच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। और ये आपको समझ में आई थिंक आ चुका होगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आपके हाथ में 6 खजूर है, आपके हाथ में लेट्स सपोज 5 खजूर है और कोई आपका फ्रेंड आ गया आपसे एक खजूर ले गया और ब्रेक का टाइम है, आपको भूख भी ज्यादा लगी है, आपसे एक खजूर वो ले गए। आपने क्या किया, आप उसके लिए चौकन्ना हो गए, बेदार हो गए। आपने बहुत ही जबरदस्ती के साथ जोर के साथ उन चीज यानी 5 खजूर को क्या किया, छुपा दिया। एक खजूर वो ले गए, 4 खजूर अब आपके पास रह गए। अब जब कोई और आएगा, पहला वाला जो खजूर आपसे ले चुका है उसको इतना मुज़ाहमत नहीं मिल चुका होगा, लेकिन अब जब आपसे कोई
दूसरा खजूर लेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत आपसे मिलेगा, क्योंकि आप इसको उनसे क्या करेंगे, वो इधर-उधर ज़ोरदार लगाएँगे। अब उसको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी आपसे खजूर लेने में। अब तीसरा बंदा आ रहा है आपसे, तीसरा खजूर भी लेकर जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि किसको ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उसको जब पहले खजूर ले रहा था, या उसको जब दूसरा खजूर ले रहा था, या उसको जब तीसरा खजूर ले रहा था। मुझे तो लगता है कि जो तीसरा खजूर लेगा उसको काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ मिलेंगे, सिक भी मिलेंगे, मुक्के भी मिलेंगे, और यानी वो वाला ज़्यादा नुकसान होगा। So third ionization energy is greater than second ionization energy, which is greater than first ionization energy. इसके बाद हम लिखेंगे इंशाल्लाह factors which affects the ionization energy, तो वो कौन से अवामिल है जिसके जरिए हमारे ionization energy मुतासर हो सकती है। अब इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का हेडिंग दिया है, इसको भी हमने एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ें क्यों लिखी है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है। मैं इसको मिटा दूँ तो फिर मैं आपको ये चीज़ें भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अब हम सीखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो पहले तो आप ये जान लें कि व्हाट इज अ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड अ मेटालिक कैरेक्टर। किसी भी एलिमेंट के पास ये वाला खासियत, ये वाली काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ लॉस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। अब जरा देख लीजिए मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, अगर हमारे पास यार ये पेन तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, मसला शो कर रहा है। सो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है हमारे पास, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी भी एलिमेंट के पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर कम होगी। अगर किसी में आयनाइजेशन कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कंपेयर कर दूं सोडियम को और इसी तरह क्लोरीन को, सो क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है? काफ़ी कम है। इसलिए हमारे पास क्लोरीन जो है इसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जितनी कम होगी इसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम जो है वो क्या है? वो मेटल है, वो नॉन मेटल नहीं है। ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इक्वेशन से आपने सीखा होगा कि मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी एलिमेंट के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और किसी में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसके मेटालिक कैरेक्टर कम होगी। लाइक क्लोरीन के पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसकी मेटालिक कैरेक्टर कम है, यानी ये नॉन मेटल है। और सोडियम के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसकी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी ये क्या है? मेटल है। तो ये चीजें नोट डाउन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।